द लाइफ ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, मार्च 1796। फ्रांस की सेना इटली पर आक्रमण करने के लिए अपने न्यूली अपॉइंटेड जनरल का इंतजार कर रही थी। ये सेना पिछले 3 सालों से इटली पर हमला कर रही थी, लेकिन अभी तक उसे सफलता नहीं मिल रही थी। बिना निर्णायक सफलता के इतने दिनों से लड़ते हुए सेना का मनोबल टूट चुका था और संसाधनों की भी भारी कमी थी। ऐसे में जब सैनिकों की अपने नए जनरल से पहली मुलाकात हुई तो 5 फुट 2 इंच के आदमी को देखकर सैनिकों ने दबी जुबान से उनकी हाइट का बड़ा मजाक उड़ाया। पर नए जनरल के जोशीले भाषण और हमले की फुल प्लानिंग को सुनते ही उन्हें जल्द ही यह समझ आ गया कि उनके सामने कोई साधारण व्यक्ति नहीं खड़ा है। दोस्तों, ये थे विश्व के सर्वश्रेष्ठ मिलिट्री कमांडरों में से एक, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन द्वारा लड़े गए युद्धों और बैटलफील्ड्स में उसके बोल्ड मूवमेंट्स और अद्भुत मिलिट्री स्ट्रैटेजी को आज भी दुनिया भर की मिलिट्री एकेडमीज में स्टडी किया जाता है। अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष में एक समय ऐसा भी था जब इंग्लैंड को छोड़कर लगभग सारा यूरोप उनके अधीन था। नेपोलियन ने इतालवी अभियान की कमान अपने हाथ में लेते ही अपने सैनिकों को हमले के लिए तैयार रहने के लिए कहा। उन्होंने आने वाले 1 महीने में ही दुर्गम्य समझे जाने वाले एल्प्स माउंटेन को पार किया और सार्डिनिया, पीडमोंट, ऑस्ट्रिया और अन्य इतालवी राज्यों की जॉइंट आर्मीज को एक के बाद एक कई फ्रंट्स पर निर्णायक रूप से हराया। इस अभियान के दौरान उन्होंने स्वयं जोखिम उठाकर रिवोली और अकोला के अविश्वसनीय युद्ध जीते। इटली के राज्यों को जीतने के बाद उन्होंने वहां भी फ्रांस जैसा गणतंत्र स्थापित किया। इतालवी सैन्य अभियान के बाद नेपोलियन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फ्रांस लौटने पर फ्रांसीसी जनता ने उसका एक हीरो की तरह स्वागत किया। एक के बाद एक चुनौतियों से जूझते और सफलता प्राप्त करते हुए वो आखिरकार 1804 में फ्रांस का एम्परर बन गया। हालांकि दोस्तों, जिस तरह दिन के बाद रात का आना शाश्वत है, जन्म के बाद मृत्यु का आना शाश्वत है, उसी तरह उत्थान के बाद पतन का होना प्रकृति का एक शाश्वत नियम है। कोई भी इससे अछूता नहीं रह सकता। विश्व में एक योद्धा के रूप में प्रसिद्धि पाने वाले नेपोलियन बोनापार्ट भी इस नियम से अछूते नहीं रह सके। एक सामान्य सैनिक से फ्रांस के राजा तक का नेपोलियन का सफर काबिले तारीफ था, लेकिन उसके बाद का उनका सफर काफी कठिन रहा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि उसकी इस सक्सेस का राज क्या था। क्या उसकी इस सफलता के पीछे केवल उसका व्यक्तित्व और कुछ बड़ा कर गुजरने की महत्वाकांक्षा ही थी, या फिर उसकी सफलता में फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण फ्रांस की तत्कालीन परिस्थितियों का भी हाथ था? तो आइए अब हम देखते हैं कि एक सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमि के असाधारण प्रतिभा के धनी युवा नेपोलियन ने फ्रांस का सम्राट बनने तक का सफर कैसे तय किया, और आखिर ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से नेपोलियन का साम्राज्य खत्म हो गया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। अर्ली लाइफ एंड पर्सनैलिटी ऑफ नेपोलियन। दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को कॉर्सिका के अजैक्सियो में हुआ था। उनके पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट और मां का नाम लेटिशिया रोमालियन बोनापार्ट था। दोस्तों, यहां एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि नेपोलियन के जन्म के कुछ समय पहले ही फ्रांस ने इटली के राज्य रिपब्लिक ऑफ जेनोआ से मेडिटेरेनियन सी में स्थित कॉर्सिका आइलैंड को खरीदा था। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि नेपोलियन इतालवी मूल का फ्रेंच सिटीजन था। बचपन से ही नेपोलियन बोनापार्ट इंट्रोवर्ट नेचर का था। शुरू से ही पढ़ने में उसकी रुचि थी। वो हमेशा से जियोग्राफी, हिस्ट्री, मैथ्स और महापुरुषों की बायोग्राफीज पढ़ा करता था। वो जूलियस सीजर और अलेक्जेंडर द ग्रेट से काफी प्रभावित थे। उन्हें अक्सर अकेले जमीन पर रेखाएं खींचते, किले बनाते और तोड़ते देखा जाता था। नेपोलियन के पिता पेशे से एक वकील थे। उनका परिवार आर्थिक रूप से इतना सशक्त नहीं था, इसलिए जब फ्रांस ने अधिग्रहित कॉर्सिका के स्टूडेंट्स को फ्रांस में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देने का निर्णय किया तो नेपोलियन भी पढ़ने के लिए फ्रांस चले गए और फ्रांस के ब्रियन मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन ले लिया। यहां हमें नेपोलियन के व्यक्तित्व के एक अन्य पहलू का पता चलता है। इस एकेडमी में प्रायः कुलीन सामंतों और अमीरों के लड़के पढ़ते थे, जिनके सामने अपनी निम्न सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण नेपोलियन हीन भावना से ग्रस्त रहते थे। उसके साथी कैडेट उसके छोटे कद का भी मजाक बनाया करते थे।
ऐसे में बहुत संभव है कि उसके मन में यूरोप के कुलीनों और एरिस्टोक्रेसी के प्रति तिरस्कार और अवहेलना की जिस भावना का विकास हुआ था, उसके बीज यहीं पड़े थे। एकेडमी में पढ़ने के दौरान वो अक्सर कॉर्सिका को फ्रेंच ऑक्यूपेशन से आजाद कराने के लिए मुखर होकर बोला करता था, परंतु बाद में उन्होंने कॉर्सिका को आजाद कराने का विचार छोड़ दिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के शुरू होने पर वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के रिपब्लिकन सिद्धांतों में रुचि लेने लगे और जैकोबियन दल के समर्थक बन गए। एकेडमी में उसकी रुचि फ्रेंच नेवी में शामिल होने की थी, लेकिन वो आर्टिलरी में सिलेक्ट हुए और 1785 एडी में फ्रेंच आर्मी में सेकेंड लेफ्टिनेंट के पोस्ट पर कमीशन हो गए। ये संयोग की बात है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय जितनी भी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गईं, वो सब भूमि पर ही लड़ी गईं, जहां नेपोलियन को अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजिक एबिलिटी दिखाने का भरपूर मौका मिला था। दोस्तों, युवा और महत्वाकांक्षी नेपोलियन के एक सैन्य अधिकारी के स्तर से फ्रांस के सम्राट बनने तक के सफर में हमारे लिए यह जानना भी बेहद जरूरी है कि तत्कालीन फ्रांस की वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने नेपोलियन को ऐसे अवसर प्रदान किए जिसका लाभ उठाते हुए वो फ्रांस का सर्वेसर्वा बना। आइए हम बताते हैं। राइज ऑफ नेपोलियन एज फ्रेंच किंग। फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत 1789 एडी में हुई थी, जब थर्ड एस्टेट के प्रतिनिधियों ने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर बर्बन वंश के शासक लुई 16वें के राजतंत्रीय शासन की जगह स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मॉडर्न रिपब्लिकन वैल्यूज पर नवीन राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना कर दी थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के शुरुआती सालों में तो फ्रांस में लगातार अराजकता का माहौल बना रहा। इस दौरान क्रांति के समर्थक ज़िरोंदिस्ट और जैकोबिन दल आपस में झगड़ रहे थे। वहीं रॉयलिस्ट या राजतंत्र के समर्थक पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू करने के लिए यूरोप अन्य देशों के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहे थे। वास्तव में फ्रेंच रेवोल्यूशन के स्टार्ट होते ही ऑस्ट्रिया, प्रशा और रूस के शासकों को यह भय सताने लगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से उपजे व्यवस्था परिवर्तन के रिपब्लिकन थॉट्स कहीं उन तक न पहुंच जाएं। इसीलिए वो फ्रांस में हर कीमत पर पुरानी व्यवस्था लागू करना चाहते थे, जिससे क्रांति के विचारों को फैलने से पहले ही रोका जा सके। इसीलिए उन्होंने फ्रांस पर चारों तरफ से हमले करना और फ्रांस के बर्बन राजवंश के समर्थक रॉयलिस्ट को समर्थन देना शुरू कर दिया। इन्हीं परिस्थितियों में फ्रांस में नेपोलियन को उभरने का मौका मिला। उसे अपनी योग्यता साबित करने का पहला मौका 1793 एडी में सदर्न फ्रांस के टूलोन नामक पोर्ट सिटी में मिला, जहां रॉयलिस्ट सपोर्टर्स ने इंग्लैंड की मदद से कब्जा कर लिया था। नेपोलियन ने यहां स्थिति को नियंत्रित करने के लिए विद्रोहियों पर गोली चलवा दी। इसके फलस्वरूप विद्रोहियों के हौसले पस्त हो गए। इसके साथ ही उन्होंने तोपखाने का इस्तेमाल करते हुए ब्रिटिश नौसैनिक बेड़े को भी खदेड़ दिया। उसकी सफलता के बाद उसे ब्रिगेडियर जनरल का पद दिया गया। इस घटना के बाद से ही नेपोलियन फ्रांसीसी जनता में लोकप्रिय होने लगा था। जनता का मानना था कि नेपोलियन ने उनकी रक्षा कर न सिर्फ फ्रांसीसी टेरिटरी की रक्षा की, बल्कि उन्होंने इन कठिन परिस्थितियों में फ्रांस का गौरव भी बढ़ाया। इसके बाद अगस्त 1795 में पेरिस में उसे एक बार फिर से अपनी कुशलता दिखाने का मौका मिला, जब कन्वेंशन पर रॉयलिस्ट समर्थकों ने हमला कर दिया था। यहां भी नेपोलियन ने कुछ ही घंटों में पेरिस की सड़कों से विद्रोहियों को साफ कर दिया और कन्वेंशन को सुरक्षित बचा लिया। इस घटना के बाद से फ्रांस के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के लिए भी उसे इग्नोर करना लगभग असंभव हो गया था और जनता भी उसे एक कुशल और सख्त प्रशासक के रूप में देखने लगी थी। इस इंसिडेंट के बाद से ही उसे इटली में फ्रांसीसी सैन्य अभियान की पूरी जिम्मेदारी दी गई, जिसके उल्लेख के साथ हमने लेक्चर की शुरुआत की थी। इस अभियान में उन्होंने न सिर्फ जीत हासिल की, बल्कि नीस और सेवॉय जैसे इटालियन प्रदेशों पर भी कब्जा कर लिया। उन्होंने इस अभियान में ऑस्ट्रिया को हराने के बाद कैंपो फॉर्मियो की ट्रीटी साइन की, जिसके परिणाम स्वरूप राइन रिवर को फ्रांस की प्राकृतिक सीमा मान लिया गया। दोस्तों, यहां हम उनके सैन्य कौशल के साथ साथ उनकी फॉरेन पॉलिसी की समझ और स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग को भी देख सकते हैं। इस संधि के माध्यम से उन्होंने ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग राजवंश का रुख बाल्कन पेनिनसुला, टर्की और रशियन साम्राज्य की ओर मोड़ दिया। इससे ऑस्ट्रियन एम्पायर का टर्की और रशियन साम्राज्य के साथ संघर्ष एक जरूरत बन गया, और जिसकी वजह से आने वाले कई सालों में ऑस्ट्रिया कभी भी भंवर से निकल नहीं सका और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग साम्राज्य का अंत हो गया। उन्होंने नए जीते गए प्रदेशों से ही उनके प्रशासन और सैन्य खर्च निकालने की नीति अपनाई।
इससे फ्रांसीसी जनता अतिरिक्त करों के बोझ से भी मुक्त रही। इस दौरान उन्होंने इटली से बहुमूल्य कलाकृतियां फ्रांसीसी संग्रहालयों में भेजी। इटली के प्रदेशों में उसके द्वारा स्थापित सुनियोजित प्रशासन से लोगों का उसकी प्रशासनिक क्षमताओं में विश्वास बढ़ता जा रहा था। उसके इन कामों से फ्रांसीसी जनता में उसके प्रति सम्मान बढ़ता जा रहा था, जो पहले ही डायरेक्टरी के भ्रष्ट शासन से त्रस्त हो चुकी थी। दरअसल फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू होने के बाद से ही फ्रांस में भ्रष्टाचार, अराजकता के कारण दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगी थीं और फ्रेंच मुद्रा की वैल्यू लगातार घटती जा रही थी। ऐसे में फ्रांसीसी जनता अब क्रांति के आदर्शों को छोड़कर अर्थव्यवस्था में सुधार और स्टेबिलिटी चाहती थी। लेकिन जहां एक तरफ पूंजीपति वर्ग अब अपनी उन्नति और संपत्ति की सुरक्षा के लिए नेपोलियन की ओर देख रहे थे, वहीं गरीब जनता सामाजिक सुरक्षा के लिए उसकी ओर आस लगाए हुए थी। ऐसे में डायरेक्टरी शासन भी उसकी इस लोकप्रियता से भयभीत था और जितना हो सके नेपोलियन को फ्रांस से दूर रखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नेपोलियन को इंग्लैंड के कॉलोनियल ट्रेड को ब्लॉक करने के लिए इजिप्ट के सैन्य अभियान पर भेज दिया। दोस्तों, यहां हम उनके व्यक्तित्व की एक और विशेषता को देख सकते हैं और वो है धैर्य। नेपोलियन हमेशा पॉजिटिव रहने वाले इंसान थे। उन्हें मालूम था कि अभी भी फ्रांस में राजनीतिक परिस्थितियां उनके लिए पूरी तरह से अनुकूल नहीं हुई हैं। इसलिए उन्होंने खुशी खुशी इजिप्ट अभियान पर जाना स्वीकार कर लिया। उन्होंने 1798 एडी में इजिप्ट पर हमला किया और अलेक्जेंड्रिया होते हुए काहिरा के पास पिरामिड्स के युद्ध में ममलूक सेनाओं को हरा दिया। लेकिन इसके थोड़े समय बाद ही नेल्सन की कमांड में ब्रिटिश नेवी ने नाइल या नील रिवर के युद्ध में फ्रेंच नेवी को बुरी तरह से हरा दिया। इजिप्ट से मिली हार से नेपोलियन निराश बिल्कुल नहीं हुए, बल्कि उन्होंने एक विवादास्पद किंतु साहसिक निर्णय लेते हुए अपनी सेना को वहीं छोड़कर अपने विश्वस्त साथियों के साथ फ्रांस वापस लौटने का फैसला किया। उनके फ्रांस वापस आने तक डायरेक्टरी के भ्रष्ट शासन से फ्रांस की जनता इस कदर त्रस्त हो चुकी थी कि किसी ने भी उनसे ये नहीं पूछा कि इजिप्ट अभियान में क्या हुआ। उनके वापस आने से जनता प्रसन्न थी। उन्हें देखकर नेपोलियन का खुद ये कहना था कि लगता है सभी मेरी राह देख रहे थे। यदि मैं कुछ समय पहले आता तो जल्दबाजी हो जाती, और यदि मैं थोड़ी देर बाद आता तो देर हो जाती। मैं बिल्कुल ठीक समय पर आया हूं। नेपोलियन जानते थे कि यह सत्ता पाने का सबसे स्वर्णिम अवसर है। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ डायरेक्टरी शासन का तख्ता पलट दिया। तख्ता पलट की इस घटना के बाद फ्रांस में काउंसिल व्यवस्था लागू की गई। संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति को काउंसिल में निहित कर दिया गया। इस काउंसिल के 3 सदस्य थे, जिसमें फर्स्ट काउंसिल नेपोलियन खुद था। नए संविधान के तहत चुनाव कराए गए, जिसमें 30 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मत देने का अधिकार मिला। चुनाव में जनता ने नवीन व्यवस्था को अपनी सहमति दे दी। इस प्रकार नवंबर 1799 को फर्स्ट काउंसिल के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की सत्ता का सर्वेसर्वा बन बैठा। नेपोलियन ने शासक बनते ही कई तरह के सुधार किए। अपने सुधारों से नेपोलियन का आत्मविश्वास चरम सीमा पर था। लोग उन्हें और उनकी बातों को हाथों हाथ लेते थे। इन्हीं सब कारणों से 4 साल बाद 1804 में नेपोलियन ने फर्स्ट काउंसिल का चोला भी उतारकर फेंक दिया और विधिवत फ्रांस के सम्राट बन गए। इस घटना से पूरे यूरोप में खलबली मच गई और यहीं से उनके पतन की शुरुआत भी हुई। द डाउनफॉल। साल 1800 के दशक की शुरुआत में फ्रांस में व्यवस्था बहाल करने में नेपोलियन बोनापार्ट की शुरुआती सफलताओं के बावजूद सम्राट बनने के बाद के 10 साल असफलताओं से भरे रहे, जो अंततः उनके पतन का कारण बने। नेपोलियन ने शुरू में पूरे यूरोप में शांति बनाए रखी, लेकिन अब वो सारे यूरोप पर फ्रांस का आधिपत्य देखना चाहता था। नेपोलियन की साम्राज्यवादी सोच की भनक इंग्लैंड को लग चुकी थी। उसे डर था कि नेपोलियन को जल्द ही नहीं रोका गया तो ये पूरे यूरोप का डिक्टेटर बन जाएगा। इसलिए इंग्लैंड ने ऑस्ट्रिया और रूस आदि राष्ट्रों को मिलाकर एक तीसरा गुट फ्रांस के विरुद्ध बना लिया। हुआ वही जिसका सबको अंदेशा था। नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरे यूरोप को जीतने के लिए अपना सैन्य अभियान शुरू कर दिया। उसने साल 1805 में अपने 40,000 सैनिकों के साथ ऑस्ट्रिया पर हमला कर दिया और एक बार फिर नेपोलियन ने अपनी कुशल सेना की मदद से ऑस्ट्रिया को हरा दिया। इस दौरान शायद ही कोई ऐसा देश था जो उसके रास्ते में खड़ा हो सके। उनकी सैन्य रणनीतियां इतनी अनोखी थीं
कि विरोधियों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि नेपोलियन और उसकी सेनाएं युद्ध के मैदान में इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ने में सक्षम हैं। ऑस्ट्रिया को हराने के बाद जल्द ही उसने ब्रिटेन से जंग शुरू कर दी। इसमें कोई दो राय नहीं थी कि इंग्लैंड की रॉयल नेवी उस समय की सबसे मजबूत और स्ट्रेटेजिक जल सेना थी, जिसे हराना किसी के बस की बात नहीं थी, और नेपोलियन ये बात भली प्रकार से जानता था। लेकिन फिर भी बिना कुछ सोचे समझे नेपोलियन ने स्पेन के पास अटलांटिक ओशन में केप ट्रफाल्गर में इंग्लैंड की सेना को घेर लिया, और यहां पर इंग्लैंड की रॉयल नेवल फोर्स और फ्रेंच कोएलिशन फोर्स के बीच घमासान युद्ध लड़ा गया। लेकिन इस युद्ध में नेपोलियन की बुरी तरह हार हुई और रॉयल नेवी यानी इंग्लैंड की जीत होती है। इस युद्ध को वॉर ऑफ द थर्ड कोएलिशन नाम दिया गया। इस युद्ध की हार ने नेपोलियन को कुछ पीछे धकेला और उन्होंने ब्रिटेन पर हमला करने की अपनी योजना को कुछ वक्त के लिए फिलहाल स्थगित कर दिया। जब नेपोलियन इंग्लैंड से युद्ध में उलझा हुआ था, तब फायदा उठाते हुए 1805 में ही रशियन और ऑस्ट्रियन एम्पायर ने भी फ्रांस पर एक साथ हमला बोल दिया। उनको लगा था कि नेपोलियन इस युद्ध में हार जाएगा, लेकिन यह उनकी गलतफहमी थी। नेपोलियन ने सबसे पहले जर्मनी का रुख किया। वहां पर जर्मनी को हराकर राइन की संधि की। इसके बाद उसने अपनी सेना की मदद से रशियन और ऑस्ट्रियन एम्पायर का मुकाबला किया। इस बैटल ऑफ ऑस्टरलिट्ज में नेपोलियन ने रशियन और ऑस्ट्रियन एम्पायर दोनों को एक साथ हरा दिया। ऑस्ट्रिया को हराकर नेपोलियन ने एक बार फिर यूरोप पर अपना सिक्का जमा लिया। वो अपने दौर का सबसे महान सैन्य कमांडर बन चुका था। युद्ध में हार के बाद ऑस्ट्रिया ने तुरंत ही ट्रीटी ऑफ प्रेसबर्ग साइन करके शांति समझौता कर लिया और वियना को नेपोलियन को सौंप दिया। उन दिनों ऑस्ट्रियन एम्पायर यूरोप के सबसे पावरफुल एम्पायर में गिना जाता था। साल 1807 में नेपोलियन ने रूस पर हमला कर दिया और उसके भी कई भागों को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद रूस को मजबूरन टिलसिट की संधि करनी पड़ी। नेपोलियन ने अब तक छोटे बड़े कई देशों को अपने में मिलाकर लगभग पूरे यूरोप पर कब्जा जमा लिया। 1810 तक आते आते नेपोलियन ने बाकी देश जैसे रूस, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, स्पेन, जर्मनी, आधुनिक पोलैंड, बाल्कन को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। लगभग सारे यूरोप का स्वामी बन जाने के बाद भी एक देश नेपोलियन की आंखों में बहुत खटक रहा था, और वो था इंग्लैंड। दोस्तों, नेपोलियन और इंग्लैंड के बीच की राइवलरी अभी खत्म नहीं हुई थी। नेपोलियन का अगला कदम महाद्वीपीय प्रणाली के साथ आया। नेपोलियन द्वारा लागू किया गया यह फरमान इंग्लैंड को कमजोर करने के लिए था। नेपोलियन ने इंग्लैंड को हराने के लिए एक आर्थिक युद्ध छेड़ा। उन्होंने ब्रिटेन के साथ हर तरह के कारोबार पर रोक लगाने की कोशिश की। ब्रिटेन आने जाने वाले हर जहाज को लूटने की पूरी छूट दे दी गई। नेपोलियन को उम्मीद थी कि दबाव में आने पर ब्रिटेन समझौते के लिए राजी हो जाएगा, मगर पोर्चुगल ने नेपोलियन का फरमान मानने से इनकार कर दिया। अब विडंबना यह हुई कि जो देश कमजोर हुआ वो खुद फ्रांस था। नेपोलियन ने स्पेन और पोर्चुगल पर कब्जा कर लिया। दोनों देशों में नेपोलियन के खिलाफ बगावत हो गई। ब्रिटेन ने आर्थर वेल्सली की अगुवाई में एक सैन्य टुकड़ी पोर्चुगल और स्पेन की मदद के लिए भेज दी। इससे ब्रिटेन को यूरोपीय महाद्वीप पर पैर जमाने का मौका मिल गया। इसके अतिरिक्त नेपोलियन की महाद्वीपीय नाकाबंदी के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश वस्तुओं का मूल्य काफी बढ़ गया, क्योंकि इनकी कालाबाजारी शुरू हो गई थी। यूरोप की आर्थिक स्थिति अब बिगड़ रही थी। इंग्लैंड के व्यापार पर रोक लगाने की वजह से यूरोप में वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे थे, जिससे अब वहां के लोगों में विद्रोह के बीज फूटने लगे थे और साथ ही जन्म रहा था राष्ट्रवाद। नेपोलियन के लिए इतने बड़े साम्राज्य को संभाल पाना कोई आसान बात नहीं थी। धीरे धीरे छोटे छोटे राष्ट्रों ने विद्रोह छेड़ दिया। पहले स्पेन में, फिर ऑस्ट्रिया में, फिर प्रशिया और रूस में हर तरफ विद्रोह की आवाज बुलंद हो रही थी। नेपोलियन ने इन आवाजों को दबाने के लिए अपनी ताकत लगानी शुरू कर दी। स्पेन और पोर्चुगल में नाकामी के बावजूद नेपोलियन की ताकत में कमी नहीं आई। उनका साम्राज्य हॉलैंड, इटली और जर्मनी के एक बड़े हिस्से तक फैल चुका था। अब नेपोलियन को जरूरत थी अपने वारिस की। उसने 1810 में जोसेफिन को तलाक दे दिया। इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रिया के राजा फ्रांसिस प्रथम की बेटी मैरी लुई से शादी कर ली। जल्द ही नेपोलियन को बेटा हुआ। उनके बेटे का नाम भी उनके ही नाम पर रखा गया। नेपोलियन ने रोम के राजा की उपाधि भी ले रखी थी। साल 1812 में ब्रिटेन की आर्थिक नाकेबंदी को कामयाब बनाने के लिए फ्रांस ने रूस की सीमा पर 6 लाख सैनिक जमा कर दिए। उसका मकसद ब्रिटेन की आर्थिक नाकेबंदी के लिए रूस को राजी करना था।
इधर स्पेन में ब्रिटेन के कमांडर ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने नेपोलियन की सेना को शिकस्त दे दी। रूस के मोर्चे पर भी नेपोलियन को कुछ खास कामयाबी नहीं मिल रही थी। कोई भी जंग जीतता नहीं दिख रहा था। 1812 में नेपोलियन ने मॉस्को पर कब्जा कर लिया, लेकिन सर्दियां आ रही थीं। मजबूरी में नेपोलियन को पीछे हटना पड़ा। लेकिन मॉस्को को जीतना नेपोलियन के लिए भारी पड़ गया। जैसे ही नेपोलियन आर्मी मॉस्को पर जीत हासिल करके निकली, उसी दौरान रशियन आर्मी ने उन पर हमला कर दिया। नेपोलियन के आधे से ज्यादा सैनिक बर्फ और सर्दी में मारे जा चुके थे, और जो बचे वो बेहद कमजोर और थके हुए थे। ऐसे समय में रशियन आर्मी नेपोलियन की सेना पर भारी पड़ी। मॉस्को की भयानक ठंड में फ्रेंच आर्मी का सरवाइव कर पाना नामुमकिन साबित हो गया, और जब तक वो अपने वतन लौट पाते, उनकी सेना में महज 10,000 सैनिक ही युद्ध के लायक बच रहे थे। रूस में नाकामी और स्पेन में हार के बाद ऑस्ट्रिया और प्रशिया एक बार फिर से नेपोलियन को हराने की फिराक में थे। साल 1813 में जर्मन स्टेट्स ने ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रूस और स्वीडन के साथ मिलकर हमला कर दिया। इस युद्ध को बैटल ऑफ लीप्सिग और जर्मन कैंपेन ऑफ 1813 का नाम दिया गया। नेपोलियन रूस की हार से उभरा भी नहीं था कि उसे एक और हार का सामना करना पड़ा। उसकी बादशाहत बिखर रही थी। 1814 के मार्च महीने में दुश्मनों ने राजधानी पेरिस को घेर लिया। नेपोलियन को गद्दी छोड़नी पड़ी। उन्हें एल्बा नाम के एक जजीरे पर कैद करके रखा गया। फ्रांस की गद्दी पर कैद से भी नेपोलियन की निगाह फ्रांस के हालात पर थी। 1815 में वो कैद से भाग निकला और पेरिस पहुंच गया। पेरिस पहुंचने के बाद नेपोलियन ने संविधान में तेजी से बदलाव किए। इससे कई विरोधी नेपोलियन के पाले में आ गए। 1815 में मार्च महीने तक यूरोप के कई देशों ने मिलकर नेपोलियन के खिलाफ मोर्चा बना लिया था। जून में नेपोलियन ने बेल्जियम पर हमला कर दिया, लेकिन 18 जून को वॉटरलू की लड़ाई में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने उन्हें शिकस्त दे दी। ब्रिटेन ने नेपोलियन को कैद करके दक्षिणी अटलांटिक स्थित सेंट हेलेना नाम के द्वीप पर रखा। यह अफ्रीका के तट से दूर अटलांटिक में एक सुदूर द्वीप है। नेपोलियन ने विरोध किया, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्हें न तो परिवार से मिलने दिया गया, न ही उनकी कोई खबर दी गई। अगले 6 साल नेपोलियन ने तन्हाई में बिताए। वो खाते थे, ताश खेलते थे और लिखते थे। उन्होंने बोलकर अपना जिंदगी नामा भी लिखवाया। 1821 में पेट के कैंसर से नेपोलियन की मौत हो गई। मगर दुनिया को अलविदा कहने से पहले नेपोलियन ने यूरोप के नक्शे पर कभी न मिटने वाली इबारत लिख डाली। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थे नेपोलियन बोनापार्ट। इतिहास में नेपोलियन को विश्व के सबसे महान और अजेय सेनापतियों में से एक गिना जाता है। नेपोलियन ने अपने सुधारों और पक्के इरादों की वजह से अव्यवस्थित फ्रांस को व्यवस्थित किया और राजनैतिक व्यवस्था को और मजबूत किया। वो इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से माने जाते थे। उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। युद्ध के मैदान में वो अकेले ही 40,000 योद्धाओं के बराबर थे। उनके अनुसार जिंदगी में मुसीबतें चाय के कप में जमी मलाई की तरह हैं, और कामयाब वो लोग होते हैं जो फूंक मारकर मलाई को अलग कर देते हैं और आराम से चाय को पीते हैं। हालांकि अहंकार और दुनिया जीतने की जिद ने आखिरकार नेपोलियन और उसके साम्राज्य का भी अंत कर दिया।